जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP पर। आज का यह वीडियो जो DLED प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं और वो ACP 1 के तहत जो विद्यालय में जाते हैं और वहाँ जो कुछ सीखने के लिए मिलता है और जब वो विद्यालय से वापस आते हैं अपने कॉलेज प्रांगण में, तो ACP 1 के तहत जो है इंटरनल वाइवा जो होता है 100 नंबर का, उसमें जो कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वो प्रश्न किस प्रकार के होते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और जानेंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि ACP 1 में जो है इंटरनल वाइवा में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हो सकता है कि पूछ देगा आपसे कि ACP 1 का या ACP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, वो जो ACP 1 जो है कुल कितने मार्क्स के होते हैं। ACP 1 के तहत जो आप विद्यालय में जाते हैं उसमें कितने गतिविधियों पर कार्य करना होता है, इस टाइप के प्रश्न। उसमें जो 4 होते हैं, जिसमें से एक होता है कि कक्षाएं, शिक्षण व गतिविधियों का जो अवलोकन करते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन डायरी जो बनाते हैं, उसमें जो आप किन किन बिंदुओं को जो है प्रमुखता से ध्यान रखते हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद जो एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होता है, या रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक्शन रिसर्च क्या है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद विद्यालय उन्नयन योजना क्या है, बच्चों से बातचीत के विश्लेषण में आपने किन बिंदुओं को अपने ध्यान में रखा, माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। उसके बाद जो है शिक्षण कौशल क्या है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न का आंसर हम जानेंगे। आइए पहला देखते हैं, ACP का फुल फॉर्म क्या होता है। पूछा जाएगा आपसे कि ACP का फुल फॉर्म क्या होता है। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट ईयर के लिए है तो यहाँ फर्स्ट होगा। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम फर्स्ट। कुल 100 अंक के होते हैं ACP 1। चलिए अब इसमें बात करते हैं। ACP 1 में जो है 4 गतिविधि करना होता है। पहला देखिए, पहला क्या है, कक्षाएं, शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण। यह कुल 30 मार्क्स के होते हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन डायरी जो बनाते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, तो वो 30 मार्क्स के होते हैं। दूसरा जो करते हैं वो है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, यह भी 30 मार्क्स के होते हैं। तीसरा है विद्यालय उन्नयन योजना, विद्यालय उन्नयन योजना, यह भी 20 मार्क्स के होते हैं। चौथा है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, यह भी 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं। चलिए अगला देखिए, किस प्रकार से आपके वाइवा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न बनाए हैं यहाँ देखिए, अवलोकन डायरी बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब कक्षा अवलोकन जो कर रहे थे आप, तो अवलोकन डायरी बनाते समय या अवलोकन करते समय आप किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें। उसमें जो निम्न बिंदु लिखे हैं, जो कुछ बिंदु है, तो आप 5 भी बिंदु का नाम बोल सकते हैं, 10 भी, जितना आपसे बन पाता है उतना बिंदुओं का आप नाम बोलिएगा। पहला लिखे हैं प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था, यानी जिस टाइम आप जो है क्लास में प्रवेश करते हैं, शिक्षक जो क्लास ले रहे होते हैं या टीचर भी जो प्रवेश करते हैं, उस समय जो है क्लास का जो प्रारंभिक व्यवस्था कैसे होते हैं, सभी बच्चे ड्रेस में होते हैं कि नहीं होते हैं, ब्लैक बोर्ड साफ होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद जो सभी खिड़की या फिर पंखे या जो भी पर्याप्त रोशनी जो होनी चाहिए क्लासरूम में, वो होते हैं कि नहीं होते हैं, यही होती है प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था। दूसरा जो शिक्षक, दूसरा है कि पाठ का उद्देश्य, शिक्षक जो पाठ को पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाने का उसका उद्देश्य क्या था। प्रस्तुतिकरण, शिक्षक जो पाठ को प्रस्तुत किए, प्रस्तुत किस प्रकार से वो किए, पाठ्य वस्तु। उसके बाद पद्धति, वो किस पद्धति से पढ़ा रहे थे, पुनरावृत्ति किए कि नहीं,
शिक्षक जो पढ़ा रहे थे वो प्रश्न का पुनरावृत्ति बीच बीच में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, प्रयोग वो कुछ ऐसे चीज़ का प्रयोग किए कि नहीं किए, इन सभी बातों को। श्यामपट्ट कार्य, 8वां है श्यामपट्ट कार्य, मतलब उसका श्यामपट्ट कार्य कैसा था, वो जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे उसका लिखावट कैसा था, सुस्पष्ट था कि नहीं, बच्चे पीछे से देख पा रहे थे कि नहीं देख पा रहे थे, इसी टाइप से प्रश्न आते हैं। अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री में आते हैं जैसे TLM हो गए, विषय वस्तु हो गए जैसे पाठ्य पुस्तक, इन सभी चीज़, प्रोजेक्टर, ये सभी चीज़ अध्ययन सामग्री में आते हैं। इस चीज़ का वो प्रयोग किए नहीं किए। 10वां है कि प्रश्नोत्तर, मतलब जब पाठ समापन हो रहा था तो उसमें वो जो है टीचर जो है बच्चे से प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे। 11वां है कि शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक जो पढ़ा रहे थे शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, शिक्षक पूरे गुस्से में थे कि एकदम पूरे प्यार से बच्चों के बीच में पेश आ रहे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था। उसके बाद है 12वां है पाठ की सफलता, शिक्षक जो पाठ पढ़ा रहे थे उसकी सफलता कैसी रही, समापन किए कि नहीं अच्छे तरीक़ा से ये। उसमें 13वां है कि आपका सुझाव टिप्पणी, मतलब आप उसमें सुझाव क्या देना चाहेंगे, ठीक। उसके बाद जो है यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि DLED का फुल फॉर्म, तो DLED का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पूछ सकता है आपसे ये भी। चलिए अगला प्रश्न लिए हैं कि अनुसंधान क्या है। आपके जो है ACP 1 में है एक्शन रिसर्च, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान है, जो अनुसंधान के ही प्रकार हैं, टाइप्स हैं। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि रिसर्च क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं रिसर्च क्या होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि रिसर्च मतलब पुनः सर्च करना, पुनः खोज करना, जिस चीज़ को हम खोजें उसमें बार बार खोज करना, एक नवीन की ओर बढ़ना, ये क्या कहलाते हैं, रिसर्च कहलाते हैं। देखिए इसको लिखे भी हैं कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दिए गए ज्ञात तथ्यों, मतलब आपके पास जो कुछ ज्ञात तथ्य होते हैं उसके आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान खोजा जाता है। मतलब किसी भी समस्या का जो विश्वसनीय, मतलब जो विश्व स्तर पे जो है वो सबके कंसर्न में हो, ऐसे उसके समाधान खोजे जाते हैं। यह एक सुनियोजित तथा व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में, मानव का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि कर जीवन को सुलभता प्रदान की जाती है। ये क्या कहलाते हैं, तो अनुसंधान कहलाते हैं, रिसर्च कहलाते हैं। आप इसको अपने भाषा में भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार क्या है। अनुसंधान 3 प्रकार के होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुसंधान कितने प्रकार से किया जाता है, तो अनुसंधान के 3 प्रकार हैं। पहला कौन है, तो मौलिक अनुसंधान, दूसरा हो गया व्यवहारिक अनुसंधान, और तीसरा हो गया क्रियात्मक अनुसंधान। और आप लोग जो ACP 1 के तहत जो करते हैं वो क्या होते हैं, तो यही एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं। आप देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान क्या है, पूछता है प्रश्न कि मौलिक अनुसंधान क्या होते हैं। इस अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है। बोल रहा है कि मौलिक अनुसंधान के द्वारा जो है नवीन ज्ञान मतलब नए ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन तथा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पे होते हैं मौलिक अनुसंधान, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगते हैं मौलिक अनुसंधान में, ठीक ना। इसमें नवीन तथ्य और नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन होते हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे किसी बुक में, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया, तो यही जो वो क्या होते हैं, तो वही मौलिक अनुसंधान से वो सिद्धांत आते हैं। अब आइए व्यवहारिक अनुसंधान क्या है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है, उसको बाद में बताएंगे। पहले देख लिया कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है। व्यवहारिक अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान बोल रहा है कि ऐसी अनुसंधान जिसमें व्यवहारिक उपयोग के माध्यमों से खोज की जाती है, जो व्यवहारिक उपयोग में आते हैं ऐसे माध्यमों से खोज की, तो क्या कहलाते हैं, तो व्यवहारिक अनुसंधान कहलाते हैं। अब आइए क्रियात्मक अनुसंधान में एक्शन रिसर्च क्या होते हैं। बोल रहा है कि ये एक प्रकार का तत्कालिक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक प्रकार का तत्कालिक अनुसंधान है जो एक निश्चित समय में किसी तथ्य की खोज करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक नहीं। ये क्या कहलाते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। इसको अपने तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं।
यह एक प्रकार का तत्कालिक अनुसंधान है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करके किसी भी तथ्य का खोज करते हैं कम समय में। क्या कहलाते हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। देखिए, मौलिक अनुसंधान जो होते हैं वो उसमें जो है बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होते हैं, उसमें बहुत अधिक समय लगते हैं, सालों वर्षों लगते हैं। ठीक, यही मौलिक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान में जो है यह कम समय में मिनिमम लागत में इसका जो रिजल्ट निकलता है क्रियात्मक अनुसंधान का। मौलिक अनुसंधान जो है वो व्यापक अनुसंधान होते हैं, वो जो है सभी जगह सर्व जगह सर्वमान्य होते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान जो है यह किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में ही क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। इसका जो है सामान्यीकरण नहीं किए जा सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का। यही इसमें अंतर है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए इसका जो मेजर प्रश्न बनते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स पूछे जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, क्रियात्मक अनुसंधान जो करते हैं इसके कौन कौन से स्टेप्स अपनाते हैं करने के दौरान। पहला क्या करते हैं? समस्या का चयन करते हैं। दूसरा हो गया समस्या को परिभाषित करना। तीसरा है समस्या का सीमांकन करना। चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा विश्लेषण करना। पांचवा जो इसका है चरण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। छठा होता है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। और सातवां होता है आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण। और आठवां होता है निष्कर्ष। अब इसमें पूछेगा कि समस्या का चयन कैसे किए, समस्या को परिभाषित कैसे करना है, समस्या का सीमांकन कैसे करते हैं। अब आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला है कि समस्या का चयन करना। समस्या का चयन किए पहले आप, समस्या का चयन कैसे किए कि आप गए अवलोकन करने। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपने समस्या का जो है, आपने कोई एक समस्या लिया कि मान लेते हैं कि वर्ग 4 के बच्चों में दशमलव की जोड़ जोड़ने में समस्या, ठीक है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपने कैसे समझा इसको जोड़ जोड़ने में परेशानी है, ठीक। तो आपका जवाब यह होगा कि हम जिस समय क्लास ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, तो जो शिक्षक है वो पढ़ा रहे थे, तो वो शिक्षक जो कुछ सवाल दिए बच्चे उस सवाल को नहीं कर पाए। तो हमने देखा कि बच्चों में इस पॉइंट पे जो अधिकांश बच्चे नहीं कर पाए, इस पॉइंट पे वीकनेस है बच्चों में, उसमें हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ठीक। तो पहला क्या करना था, समस्या का समाधान करना, मतलब समस्या का चयन करना। समस्या का चयन कैसे करेंगे कि वर्ग 3 के बच्चे में जो है या जोड़ जोड़ने में समस्या, जो आप टॉपिक लिए होंगे वो। दूसरा है कि समस्या को परिभाषित करना, समस्या को आप परिभाषित कर दीजिए, ठीक, मतलब जो उस किस टॉपिक में कहाँ क्या दिक्कत है ये। तीसरा है कि समस्या का सीमांकन करना, जो किस पार्टिकुलर क्षेत्र में है। जैसे मान लेते हैं कि मध्य विद्यालय अभ्यास के वर्ग 4 के कक्षा में, ठीक ना। आप तो इससे पहले भी समस्या कर दिए हैं, ये होगा सीमांकन करना, किस वर्ग के, तो वर्ग 4 के कक्षा के अधिकांश बच्चों में, ठीक। चौथा है कि समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना। अब कहेगा संभावित कारण का आपने पता कैसे लगाया, तो कुछ प्रश्न आप दिए करने के लिए हो सकते हैं, या शिक्षक दिए होंगे नहीं किए, और उसके बाद जो है उसके पाठ मतलब गृह कार्य जो उसको मिलता है पाठ्य पुस्तक या पाठ्य कॉपी से, आपने देखा कि बच्चे इस जगह गलती कर रहे हैं, वो हो गया क्या, संभावित कारणों का पता आप वहाँ से लगाए। चौथा है जब आप कारण का पता लगा लिए कि बच्चों में यह कारण है या त्रुटि है यहाँ, अब उसका क्या करेंगे, निवारण के लिए परिकल्पना निर्माण करेंगे, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। सोचेंगे कि इस टॉपिक को हमको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों के लिए। इसे मानते हैं कि जोड़ जोड़ने में समस्या है बच्चों में, तो आप तो सोचेंगे कि क्या करें, बच्चे को जो है अधिक से अधिक जोर दिया जाए। पहले बच्चों को जोर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, जब बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेंगे और बच्चों को क्या करेंगे, जोर बनाने के लिए देंगे। क्वेश्चन जो सिलेक्शन किए हैं, जो हम कलेक्शन किए हैं, वो क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन को देंगे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों में, तो वो क्या होगा, समस्या दूर हो जाएगी। आप क्या कि यही है परिकल्पना निर्माण, अपनी परिकल्पना किए, हाइपोथेसिस किए हैं,
ठीक। अब हो गया कि अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। अब जो आपने सोचा उसको क्या किया, आप डिजाइन किए, ठीक। उसको एक अधिक रूप में आप किस किस प्रकार से पहले करेंगे, पहले क्या किया आप कि उसको परिकल्पना निर्माण में आप जो करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसको जोड़ के कॉन्सेप्ट को आप सिखाएंगे, उसका जो है कॉन्सेप्ट उसको पहले बताएंगे। उसके बाद आप प्रश्नों का जो सिलेक्शन किए हैं, कलेक्शन किए हैं, उस प्रश्न को बारी बारी से देंगे बच्चों को बनाने के लिए, उसका आप जांच करेंगे, उसको गृह कार्य देंगे, ठीक। तो ये जो उपकरण हो गया उसमें, ये हो गया अभिकल्पना निर्माण, मतलब उसको डिजाइन किया आप। यह उपकरण में क्या होगा, आप जो वह प्रश्न दिए, क्वेश्चन जो बनाए आप, वो जो बच्चे को दिए करने के लिए, जिससे उसका निवारण हुआ त्रुटि, वो क्या हो गया, वो उपकरण हो गया। उसके बाद है आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण। अब बच्चे को दे रहे हैं कि पहला रोज में कितने बच्चे गलत किए, कितने सही किए, फिर दूसरे सप्ताह केंद्रीय, तीसरे सप्ताह क्या किए, ये क्या हो गया, आंकड़ा इकट्ठा किए, उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। अंतिम क्या है, निष्कर्ष। आप जो यहाँ परिकल्पना निर्माण किए कि हम इस प्रकार करेंगे तो यह त्रुटि दूर हो जाएगी, आप निष्कर्ष जो निकालेंगे परिकल्पना से आप मिलान करेंगे। हम जो वहाँ परिकल्पना निर्माण किए क्या वो निष्कर्ष से मैच कर रहा है, हम जो वहाँ सोचे थे क्या वो हो रहा है, यदि हो रहा है तो वो क्या होगा, सही होगा, यह क्रियात्मक अनुसंधान होगा, ठीक। यही है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्रियात्मक अनुसंधान के चरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा तीसरा कि विद्यालय उन्नयन योजना। देखिए उन्नयन का अर्थ क्या होता है, उन्नयन का अर्थ होता है कि आप जहाँ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास में, उसी के माध्यम से आप कुछ नए करने का, वहाँ उन्नयन मतलब उत्थान करने का, जहाँ है उससे थोड़ा आगे बढ़ाने का, ऊंचे उठाने का, क्या होता है उन्नयन करना। देखते हैं इसको। उन्नयन योजना एक दीर्घकालीन योजना है। विद्यालय के वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकता के इस योजना का निर्माण किया जाता है। इस कार्य के माध्यम से विद्यालय के रखरखाव तथा अधिगम के स्तर में सुधार लाया जाता है, ठीक। अब आइए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उन्नयन योजना आप किस प्रकार से किए। देखिए पहले आपको क्या करना है, कक्षा 1 से 5 में आप क्या क्या किए। जैसे वर्तमान स्थिति, जैसे कक्षा 1 से लेकर के 5 में कितने क्लासरूम है, उसमें क्या है क्या नहीं है, कमरे में मतलब क्लासरूम में रोशनी है नहीं है तो कैसे है, उसको क्या अच्छा किया जाए, मतलब वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में आपको करना है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से आपके पास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ संसाधन मौजूद हैं उसी संसाधन में आपको उसका विकास करना, उन्नयन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक। 1 से 5 की कक्षा में वर्तमान स्थिति में वो ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, और नहीं है तो उसमें आवश्यकता क्या है, दूसरा एक वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें आवश्यकता क्या है, आप उसमें क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई विद्यालय प्राइमरी स्तर का है या मिडिल स्तर का है, मान लेते मिडिल स्तर का है, उसमें लेकिन 5 ही क्लासरूम है। यदि कोई विद्यालय मिडिल स्तर तक है, मिडिल स्कूल तक है, 8 क्लास तक है, तो मिनिमम जो है उसमें 8 क्लासरूम रहना चाहिए, लेकिन है वहाँ 5 ही क्लासरूम, तो आप उसमें क्या करेंगे विद्यालय को उत्थान के लिए। तो आप अपना एक सुझाव जो देंगे वही क्या होता है विद्यालय उन्नयन योजना, विद्यालय उत्थान के लिए आपने क्या किया। आप यही सुझाव दे सकते हैं कि पहले जो सीनियर क्लास हैं उसको तो बैठा दिया जाए क्लासरूम में, या नहीं भी है तो जिस क्लासरूम में, और जो कुछ बच्चे बच जाते हैं उसको बरामदे पे व्यवस्था किया जाए, वहाँ भी ब्लैक बोर्ड लगाया जाए या ऐसे व्यवस्था जो पढ़ाई हो जाए। या दूसरा बात, या उसको शिफ्टिंग कर दिया जाए, शिफ्ट में होता है ना, मतलब जो मध्याह्न भोजन तक इसका चलेगा और मध्याह्न भोजन के बाद इस क्लास का रूम का चलेगा। इस हिसाब से आपने उसमें क्या जोड़ा, क्या क्या वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है 5 ही क्लासरूम है, उसमें आपने क्या किया 8 क्लासरूम, आप 8 क्लास तक के बच्चे को आपने उसमें शिक्षण करवाया, करवाने का जो एक सुझाव दिया, यही होता है उन्नयन योजना। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वही है कि आगे देखिए 6 to 8 में आपने क्या किया, वर्तमान स्थिति क्या, उसकी आवश्यकता क्या है, 4 दीवारी मतलब है कि नहीं है स्कूल में, उसके लिए आपने क्या किया, क्या सुझाव दिया, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, नहीं है तो उसको वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें आपने क्या मतलब जोड़ने के लिए आपने कहा, ये हो गया। उसके बाद खेल के मैदान है कि नहीं है तो उसका कितना तक यूज हो रहा है, खेल सामग्री है कि नहीं है, किचन शेड है कि नहीं है, विद्युतीकरण है कि नहीं है, मतलब क्लासरूम में
कहीं कहीं है कि बिजली तो आया हुआ है, हर रूम में कनेक्शन भी है, लेकिन वहाँ जो है रोशनी नहीं है। रोशनी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ बल्ब नहीं है। जो छोटे छोटे चीज़ हैं उसको तो चूँकि वहाँ जो पर्याप्त संसाधन उससे किया जा सकता है, इस टाइप के जो संसाधन को पूर्ति करने के लिए ये उन्नयन योजना किया जाता है। फर्नीचर की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सब चीज़ में आपने क्या 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 आपने क्या सुझाव दिया, ये होता है विद्यालय उन्नयन योजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। आपका जो अंतिम टॉपिक है यह क्या है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यालय में जो बच्चों से बातचीत का विश्लेषण है उसमें आपने किन किन बातों को ध्यान में रखा, ठीक है। या इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विद्यालय उन्नयन योजना में अपने विद्यालय यूनियन योजना आप किस प्रकार से किए। इसका एक सीधा सा आंसर देखिए, क्योंकि बच्चों से बातचीत है तो बच्चों से बातचीत के विश्लेषण में आपने किस प्रकार से किया। जब बच्चों से बातचीत करेंगे सबसे पहले तो हमको बच्चे बनना पड़ेगा, तो ना फिर हम बच्चों से बातचीत का विश्लेषण बच्चों से बातचीत करेंगे। यदि बच्चे को यह पता चले कि ये हमारे शिक्षक हैं, हमारे टीचर हैं, वो तो भाग जाएंगे, कोई बात करेंगे नहीं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि बच्चों के बीच में हमको बच्चे बनना पड़ेगा, नहीं बच्चे से फ्रेंडली व्यवहार करना पड़ेगा, तो ही फिर बच्चों से बातचीत करेंगे। आप उसी में जो टॉपिक लिए होंगे, हो सकता है आपसे टॉपिक का भी नाम पूछा जाए, टॉपिक में आपने क्या टॉपिक लिया है, इस टॉपिक को भी आप ध्यान में रखिएगा, यही है। उसके बाद आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि संवाद क्या है। देखिए जान लेते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो संवाद कहलाता है। समझ गए होंगे संवाद क्या होता है। अब जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यहाँ लिखे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग है क्या। तो आप इसका सीधा सा आंसर आप दे सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों या थोड़े से प्रशिक्षुओं को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण, मतलब कोई एक शिक्षण लेकर के उसके माध्यम से जो शिक्षण कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले इसका जो है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, इसमें 6 चक्र होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, पहले देख लीजिए। योजना निर्माण, योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं पहले, ये आप अपने घर पे करते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। इसमें टाइमिंग नहीं, यह जो टोटल जो है 36 मिनट का होते हैं। योजना बनाना ये आप घर से बनाते हैं, इसीलिए इसमें टाइमिंग का कोई काउंट नहीं होता, आप जितना टाइमिंग ले सकते हो योजना में, प्लान में। उसके बाद जो है पहला जो है इसका शिक्षण मतलब टीचिंग, उसके बाद प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक दूसरा, तीसरा है पुनः योजना रीप्लान, ये 12 मिनट का होता है। टीचिंग जो 6 मिनट का हो गया, प्रतिपुष्टि फीडबैक 6 मिनट का हो गया, रीप्लान पुनः योजना बनाते हैं 12 मिनट का हो गया। उसके बाद पुनः शिक्षण मतलब री टीचिंग या 6 मिनट का हो गया, पुनः प्रतिपुष्टि री फीडबैक यह भी 6 मिनट का होता है। टोटल जोड़िएगा तो 36 मिनट का यह होता है साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या होता है। कहेगा कम से कम 5 या 10 शिक्षण के नाम बताइए। देख लीजिए हम लिखे हुए हैं कि पाठ परिचय कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उत्खनन प्रश्न कौशल, या जो पाठ परिचय कौशल है कि शिक्षक जो आए या पाठ का परिचय वो किस प्रकार से दिए, पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़े कि नहीं जोड़े, पाठ को जो है वो जो बाहरी दुनिया से जोड़े कि नहीं जोड़े, यही श्यामपट्ट कौशल कैसा रहा। उत्खनन प्रश्न कौशल क्या होता है, पुनर्वलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत कौशल, वाचन कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रदर्शन कौशल। उसके बाद है कि प्रश्न पूछने का कौशल और पाठ समापन कौशल, ये सभी क्या है शिक्षण कौशल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छे शिक्षक के गुण बताइए। अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं। पहला जो गुण होता है अच्छे शिक्षक का,
शिक्षक जो विषय पढ़ाएंगे उसमें क्या हो, वो माहिर हो, मतलब वो विषय पे अच्छे पकड़ हो, शिक्षक जो उस विषय के वो ज्ञाता हो, अच्छे जानकार हो। और दूसरा है कि नेतृत्व शक्ति हो, उसमें लीडिंग पावर हो, ठीक, टीचर में। तीसरा है कि शिक्षक जो धैर्यवान हो। चौथा है कि विनोद प्रिय हो शिक्षक। पांचवा है कि वह शिक्षक जो उत्साहवान हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि अगला पूछेगा टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। देख लिए लिखे हुए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सहायक सामग्री। अब पूछेगा टीएलएम के प्रकार। टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य सहायक सामग्री, इसमें आते हैं जिसको हम देखते हैं सिर्फ, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, पुस्तक हो गया, चार्ट पेपर हो गया, नहीं ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, दृश्य सहायक सामग्री है। दूसरा है श्रव्य सहायक सामग्री, जिसको हम सुनते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब। आइए तीसरा देखिए, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब दोनों। तो कंप्यूटर जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, मोबाइल जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, नाटक जिसमें हम देखते भी और सुनते भी हैं। चलिए अगला देखिए। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीएलएम क्या होता है। आइए देखते हैं टीएलएम क्या होता है। क्लासरूम को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर विभिन्न तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, यानी टीएलएम कहते हैं। अब जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि टीएलएम और टीचिंग एड में क्या अंतर है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि टीएलएम और टीचिंग एड में क्या अंतर होते हैं। देखिए क्या होता है। पहला जो लिखे अंतर, टीचिंग एड जो है फुल टूल और टेक्नोलॉजी से भरे होते हैं। टीचिंग एड जो है वो जो है फुल टूल और टेक्नोलॉजी से वो भरे होते हैं। जैसे हम देखिए चार्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये हो गया टीचिंग एड। अब आइए टीएलएम में। टीएलएम जो टॉपिक से संबंधित होते हैं, जैसे स्लाइड्स, फिल्म, स्क्रिप्ट, ठीक ना, ये सभी रियल ऑब्जेक्ट्स, ये हो टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए, इसको एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। टीचिंग एड को जो है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और टीएलएम में देखिए यह एजुकेशन फील्ड में के होते हैं। तीसरा इसमें देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के यूज के अलावा भी प्रयोग होता है। जैसे कंप्यूटर का शिक्षक और विद्यार्थी को उपयोग करते हैं और इसका अदर जगह उपयोग होता है कंप्यूटर का। ये क्या होते हैं, टीचिंग एड होते हैं। और टीएलएम देखिए, टीएलएम सिलेबस से संबंधित होते हैं। टीएलएम जो क्या होते हैं, आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं। और एक प्रश्न जो इसमें बनते हैं, कोई यह भी पूछ सकता है कि टीचिंग एड में टीएलएम आएगा या फिर टीएलएम एड में टीचिंग आएगा। आप जान लीजिए कि टीचिंग एड के अंतर्गत ही टीएलएम आते हैं। ठीक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि में देखिए प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है दूसरा, तीसरा है प्रश्नोत्तरी विधि, चौथा जो है आगमन विधि, पांचवा है निगमन विधि और छठा है खेल विधि। ठीक, इसमें जो 2 प्रश्न है, दो जो विधियाँ हैं, आगमन विधि और निगमन विधि, ये दोनों के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। आगमन विधि वो होता है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम उस नियम पे आते हैं। ठीक, वो हो गया आगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है, पहले हम कोई थ्योरी बताते हैं, सूत्र बताते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सवाल पे, एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक, वो क्या होगा, निगमन विधि। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गणित में जो है कौन विधि परफेक्ट होते हैं। तो गणित में जो निगमन विधि परफेक्ट माने जाते हैं, पहले सूत्र उसके बाद जो है उससे संबंधित प्रश्न, ऐसा मैथमेटिशियन का मानना है। निगमन विधि, ये विधियाँ आपसे पूछा जा सकता है कि 2-4 विधि का आप नाम बताइए। तो हो गया प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और खेल विधि। चलिए आगे बढ़िए। आगे जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीएफ के मार्गदर्शन सिद्धांत क्या गो है, तो 5 गो दिए थे।
कौन कौन है वो देख लीजिए, पूछा जा सकता है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को क्या किया जाए? बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, पहला है। दूसरा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा जो है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, तीसरा कहा गया है। चौथा है, कला कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। सॉरी, यहाँ होता कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष को, यहाँ क्या होता है, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। और पांचवा जो पॉइंट है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। अपने राष्ट्र के प्रति जो है वो विद्यार्थी आस्थावान हो, ऐसे स्टूडेंट को तैयार करना है। यह एनसीएफ के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपसे पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम क्या होता है, यह पूछा जा सकता है। आइए इसको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द से हुई है। मतलब पाठ्यक्रम का अंग्रेजी क्या होता है? कैरिकुलम, जो कि लैटिन शब्द करियर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, छात्रों के दौड़ का मैदान अथवा छात्रों का कार्य क्षेत्र। अर्थात पाठ्यक्रम रूपी मैदान में शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। समझ गए पाठ्यक्रम क्या होता है? देखिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है आपके पाठ्य पुस्तक और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम है वो सभी आते हैं पाठ्यक्रम। जैसे खेल कूद, चेतना सत्र, ये सब क्या आते हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए, आगे अगला है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या से तात्पर्य शिक्षण विषय की रूपरेखा है, जो किस स्तर के लिए निर्धारित की गई है। किसी विषय की संपूर्ण रूपरेखा की उस विषय की पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या क्या हुआ? आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपके सिलेबस है वो क्या होते हैं? पाठ्यचर्या होते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आकलन क्या होता है? ठीक, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या ग्रहण किया है। समझ गए? आकलन यही होता है। आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह जानकारी होता है कि कोई बच्चा अधिगम जो कर रहा है, जो सीख रहा है, वो किस स्तर तक सीखा है, वो कितना सीखा है। ये क्या होते हैं? आकलन होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मापन क्या है? जान लीजिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करना ही मापन है। मापन क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करना क्या कहलाते हैं? तो मापन कहलाते हैं। अब आइए, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है एवं उसका विश्लेषण किया जाता है। देखिए, इसको समझ लीजिए। मूल्यांकन नाम से ही स्पष्ट है, मूल्यों का अंकन करना। ठीक, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि वह जो उद्देश्य है वह उद्देश्य को किस स्तर तक वह प्राप्त कर लिया है। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आइए देख लीजिए। मापन मूल्यांकन से पहले होता है। मापन क्या होता है? वो मूल्यांकन से पहले होता है। अब मूल्यांकन क्या होते हैं? तो मापन के बाद में होता है। दूसरा इसमें देखिए, मापन किए एक गुण या चर मान होता है। बोला है कि मापन का जो एक गुण या एक चर मान होता है उसका मान जो है वेरी करते रहता है। ठीक, वो मापन होता है। अब मूल्यांकन का क्षेत्र जो व्यापक होता है, क्या होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा देखिए, इसमें मापन एक सामान्य शब्द है, अब मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। अब आइए, कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या फुल फॉर्म, उसको भी देख लेते हैं। पूछेगा कि डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट का फुल फॉर्म होता है। लिख भी दिए हैं, आप इसको देख भी लीजिए और बोल भी देते हैं। पीटीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। अगला है सीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। अगला जो आपसे पूछा जा सकता है
NCET का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपके एग्जाम में भी इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि NCERT की स्थापना कब हुई? तो 27 जुलाई 1961 ईस्वी को NCERT की स्थापना हुई। चलिए अगला देखिए, अगला है SCERT। SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में, मुख्यालय दिल्ली में हुआ था SCERT का। अब आ जाता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब होता है? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है जो CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर रिसर्च सेंटर। BRC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक रिसर्च सेंटर। SSA का फुल फॉर्म क्या होता है? SSA का सर्व शिक्षा अभियान। इसकी स्थापना 2001 में होता है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। BEP का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे है NUEPA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब होता है? 1962 में। अगला देखिए, MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। अगला है RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। अगला है CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। अगला है ECCE का क्या होता है फुल फॉर्म? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला है ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इतने टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, जितने टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लगभग सभी प्रश्न का हमने आंसर इसमें दे दिया। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।